हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अपने प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होगे और अपने सारा सब्जेक्ट कवर करते हुए चल रहे होगे। देखो, यही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये नहीं है, आपके और भी सारे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आप दूसरों चैप्टर के चक्कर में इसको ना भूल जाओ। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग के इजीनेस के लिए ये सारी सीरीज़ डाली जाए ताकि आपको हर चीज़ पता लग सके। स्टार्टिंग से हर चीज़ बताई जा रही है और आज हम लोग पहुंच गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 पे, जो कि है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड दी INA। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि कैसे गांधी जी ने ये सब किया और उन्होंने दो बड़े बड़े मूवमेंट्स चलाए थे, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और उसमें बहुत सारे उन लोग ने फेलियर भी देखा, लेकिन उन्होंने बहुत सारा उसमें से रिजल्ट भी निकाला और लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी पता लगी। तो जब मीनवाइल ये सब चीज़ें चल रही थी तो एक और मास्टरमाइंड और एक और ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे शासक और बहुत अच्छे इंसान थे, वो थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपना भी एक मूवमेंट चलाया। देखो, उतना टाइम कांग्रेस भी चलती चली आ रही थी और अब भी चल रही थी। तो कांग्रेस में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर पहले ही जुड़ चुके थे और उसके हिसाब से जो कुछ सारे सेशन फिर से बता रहा हूँ, सेशन वो होते थे जब सारे ये लीडर आपस में मिलते थे और जो कोई भी कॉमन प्रॉब्लम अपने कंट्री के अंदर चल रही है उसको स्केच आउट करके गवर्नमेंट के सामने रखते थे। तो आज हम लोग देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके जो उन्होंने फॉर्म किया और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे और उन्होंने INA को कैसे बनाया, इंडियन नेशनल आर्मी को, उसके बारे में देखेंगे और अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो रहेगी, इसमें पूरा चैप्टर, कुछ भी इसमें अगला पार्ट नहीं आएगा, ये वन शॉट है और कंप्लीट चैप्टर इसमें बताया जाएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो हमारा है आपका ये नेताजी वर्सेस गांधी जी। सबसे पहले तो ये समझ लो कि नेताजी और गांधी जी के आइडियोलॉजी में और थॉट्स में और इनके डिसीजंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही था कि इसी वजह से नेताजी ने अपना एक सेपरेशन ले लिया था कांग्रेस से। इनको 2 बार कांग्रेस में, मतलब ये चाहते भी नहीं थे लेकिन तब भी इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। समझो ये कितने अच्छे लीडर रहे होंगे। ये सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ था आई थिंक 1857 में, शायद 1897 में इनका जन्म हुआ था और उड़ीसा में, और क्या बोलते हैं 1897 में इनका जन्म हुआ और ये इंग्लैंड जा चुके थे और इन्होंने भी UPSC के एग्ज़ाम अपने टाइम में क्वालिफाई कर लिया था, जो कि आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इन्होंने ये भी क्वालिफाई कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया, जब ये सारे मूवमेंट चल रहे थे तो ये भी अपना एक धीरे धीरे इनका मतलब ऑटोमेटिकली अटैचमेंट बनने लगी थी गांधी जी से और कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस में जब ये आए तो इनको 2 बार प्रेसिडेंटशिप मिलती गई। लेकिन इनकी मतलब आइडियोलॉजी में, देखो ये चाहते थे, अब इनकी आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते। फिर इनकी जो गांधी जी के साथ थोड़ी सी वो खट पिटाव थी, उसके बारे में बात करेंगे। आइडियोलॉजी में क्या था कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे, मतलब बड़े पैमाने पे हर चीज़ इंडस्ट्रियलाइज हो। लेकिन गांधी जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बिलीव रखते थे और था ये मतलब मास मूवमेंट चाहते थे और हर चीज़ में लोगों के साथ कोऑपरेशन चाहते थे और मतलब ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे। वही गांधी जी ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन दिखाना चाहते थे। और जब ये सब हो रहा था, जब उन्होंने मूवमेंट चलाया था अपना 1930 और 40 के बीच में, तो फिर उतने टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर भी आएंगे हम लोग, कुछ दिन में वीडियो आ जाएगी आपके पास उसकी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था आपका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बहुत सारे लोगों से इंगेज था, बहुत सारी दूसरी कंट्री से इंगेज था, लड़ भिड़ रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम इसके साथ अभी अपना इनका साथ, मतलब हम इनके साथ अपना साथ दिखाएंगे, हम कोई मतलब कोऑपरेट करेंगे इनके साथ जब अभी ये अपने क्रूशियल फेज में है, तो फिर ये शायद हमें हमारी इंडिपेंडेंस दे दे। लेकिन नेताजी ये चाहते थे कि जब इनके पास मतलब ये इतना टाइम ब्रिटिश वीक हो चुके हैं तो हमें इस वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाहिए और इंडिया से भी एक प्रेशर डाल के अपनी कंट्री छीन लेनी चाहिए। तो ये सारी इनकी आइडियोलॉजी थी। ये समझते थे कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए तो फिर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इनके कांग्रेस की बात। जब ये इलेक्ट हुए हरिपुरा में 1921 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तब तक तो थे ये प्रेसिडेंट, लेकिन जब इनके ये सब आइडियोलॉजी में
थोड़ा सारे मतलब डिफरेंसेस आने लगे थे, तो दूसरी बार में इन्होंने अब मतलब अब कांग्रेस में भी इलेक्शन होते थे कि किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो फिर गांधी वो जब ये प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए तो गांधी जी ने अपनी तरफ से मतलब इनके अपोजिशन में एक दूसरे भी थे, पत्ताभी सीताराम मैया एक दूसरे लीडर थे, इनको गांधी जी ने अपना पूरा सपोर्ट देके खड़ा करवाया इनके अपोजिशन में। पूरा सपोर्ट देने के बाद भी आपके नेताजी इलेक्शन जीत गए थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा सब हो रहा है तो फिर उतने टाइम क्या हुआ, एक मतलब दो विंग में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस, एक गांधी जी के साथ थी और एक नेताजी के साथ थी। तो जब इस तरह के डिफरेंस आ गया था तो फिर क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट बन गए लेकिन नेताजी ने देखा कि ये सब हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, तो फिर इन्होंने अपना एक विंग बना के जो उनके मतलब सपोर्ट में थे लोग, जो उनके सपोर्ट में लीडर थे, उनको लेके ये लोग रिज़ाइन हो गए। इन्होंने कमेटी से रिज़ाइनमेंट दे दिया। रिज़ाइनमेंट देने के बाद इन्होंने अपने खुद की एक पार्टी बनाई जिसको हम बोलते हैं आजकल फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब ये वाली पार्टी इन्होंने बनाई अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक में। और फिर इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं और कास्ट सिस्टम में कास्ट सब इंसान सारे लीडर की नज़र में मतलब हर इंसान इस देश के लिए इक्वल है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, मतलब अब कोई वैसा नहीं होगा कि कोई ज़मींदार है, कोई ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। और हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब मिलेगी, टैक्स वगैरह, मतलब एक तो ब्रिटिश से भी रिफॉर्म्स चाहते हैं और लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी ये लोग काम करेंगे। ये थे इनके बारे में फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने मतलब ये यूथ वगैरह की बात करते थे और लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे, तो इनको अब्रप्टली उसने वो कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए, मतलब तो ये नेताजी थे जो थे आपके, ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए। हंगर स्ट्राइक पे जाने का भी एक मतलब ये होता था, अगर हंगर स्ट्राइक से लोगों की हेल्थ खराब होने लगती थी, लीडर्स की स्पेशली, तो फिर क्या होता था, अगर उतने टाइम अगर हंगर स्ट्राइक के चलते वो अगर इंसान मर गया तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बवाल मच सकता है। अगर मर जाता है इंसान तो मतलब बहुत ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको हंगर स्ट्राइक से निकाल के इनको हाउस अरेस्ट में इनको बंद कर दिया गया। हाउस अरेस्ट मतलब अपने घर में रहोगे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, तो हाउस अरेस्ट में इनको अंदर कर लिया गया। लेकिन वहाँ से ये एस्केप कर गए, भाग गए। पेशावर होते हुए ये जर्मनी पहुँचे, बर्लिन। वहाँ पे इन्होंने अपनी एक कमेटी, फ्री इंडिया टाइप की कमेटी बनाई और वहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई। स्पेशली जो वहाँ के लोग, देखो सबसे पहली तो बात है, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कंसीव किया था मोहन सिंह नाम के एक इंडियन ऑफिसर जो ब्रिटिश ट्रूप में थे। ये क्या गए, इन्होंने ब्रिटिश से मदद मांगने के बजाय ये गए जापानीज़ के पास, और जापानीज़ टेरिटरी में जितने भी सारे इंडियन सोल्जर थे उनसे इन्होंने बात की। और बात करने के बाद जब इन्होंने सब मतलब उठक बैठक हुई, फिर उसके बाद जो जितने वहाँ पे इंडियन लोग थे तो वहाँ पे वोटिंग कराई गई और 40,000 सोल्जर ने अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा दिखाई कि हमको INA ज्वाइन करना है, हमको INA ज्वाइन करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे दो मेन कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी बड़ी। एक थी आपकी सबसे पहले टोक्यो कॉन्फ्रेंस और थी दूसरी आपकी बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। तो टोक्यो कॉन्फ्रेंस में रास बिहारी बोस, एक ये भी बहुत अच्छे प्रोमिनेंट लीडर थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया था कि मतलब इनको बुलाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और कहा कि अब आप इस आर्मी को संभालिए और क्या बोलते हैं मतलब अब इंडियन नेशनल आर्मी को आप बढ़ाइए और इसको संभालिए। और आखिरी मुद्दा एक ये था, देखो पहले तो थी टोक्यो कॉन्फ्रेंस और दूसरी थी आपकी बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने टोक्यो कॉन्फ्रेंस में ये भी किया था कि आप अभी इस आर्मी को संभालिए और जो बाकी के फर्दर डिसीजन है उसको टोक्यो कॉन्फ्रेंस में पूरा करिए, ठीक है। अब टोक्यो कॉन्फ्रेंस है, टोक्यो कॉन्फ्रेंस आने के बाद लोगों ने वहाँ पे अपनी इच्छा जताई और सब मतलब अब वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुप्रीम कमांडर बना दिया गया, मतलब पूरा ऑल ओवर हेड, और मोहन सिंह को वहाँ पे कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ये सब बातें हुई। फिर उसके बाद हम आते हैं डिक्लेयर्ड वॉर, मतलब जब क्या हुआ, जापान से भी उतने टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ये एडोल्फ हिटलर से भी मिल चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने जापान से बोला कि अब आपको
अंडमान और निकोबार आइलैंड हमको दे दो। तो जब इनके पास ये आइलैंड आए ना, तो इन्होंने यूएसए और ब्रिटेन के ऊपर वॉर डाल दिया। तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से और जो आपका वो असम वाला पार्ट है, तो इधर तरफ से इनकी आर्मी ने हमला किया और गेव टफ फाइट एंड कंकर्ड उखराल एंड कोहिमा टेरिटरी। मतलब वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की और काफ़ी सारे लोगों से इन्होंने अपनी टेरिटरीज छीनना शुरू कर दी। मतलब गुस्से वाले थे और सबसे लेते चले जा रहे थे। आसाम हिल में मतलब वहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप को बहुत इन्होंने अच्छी लड़ाई दी। लड़ाई देने के बाद इनके पास 2 टेरिटरी भी हाथ में आ गई थी, एक थी उखराल और कोहिमा टेरिटरी, ठीक है। लेकिन अब बाद में अगर और ये करते, कुछ ही महीनों के लिए बात थी, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब इनके पास पैसे, मनी, हर चीज़ की शॉर्टेज हो गई। और उसके बाद आसाम हिल पे तो आप समझते हो बारिश वाला मौसम ही हमेशा रहता है। तो जब बारिश वाला मौसम आया यहाँ पे, तो फिर वहाँ की आर्मी थोड़ी सी वीक पड़ गई और वीक होने के बाद वापस से ब्रिटिश ने ये टेरिटरी छीन ली। और उतने ही टाइम क्या हुआ, यहाँ पे जो जापानीज़ थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे इनको, तो यहाँ से जापानीज़ भी हट गए क्योंकि वो अमेरिका के साथ उस टाइम वर्ल्ड वॉर में इंगेज थे। तो ये बात थी। यहाँ पे क्या हुआ, फिर धीरे एब्रप्टली एंड पे आ गई आईएनए, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वहाँ पे इंडियन जितने भी सोल्जर थे उनको पकड़ लिया गया। यहाँ से भी नेताजी भाग रहे थे, भाग के जा रहे थे इटली की तरफ शायद। तो जब इटली जा रहे थे प्लेन में, तो उनको काफ़ी मतलब उनका प्लेन क्रैश हो गया और फैटल इंजरीज, मतलब बहुत सारी इंजरीज होने के कारण इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ से अब क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या था, फेल हो गए कुछ न कुछ करते हुए, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करके पेट्रियाटिज्म के लिए, मतलब अपने देश के लिए कुछ करने की। तो इस एग्जाम्पल से लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। कुछ था नहीं इसमें, एक बड़ा सा इवेंट टाइप हो गया था। गांधी जी से इन्होंने सेपरेशन लिया, सेपरेशन के बाद अपनी एक आर्मी बनाई, आर्मी के बाद इन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद जो उनको फेस हुआ, मतलब हारे जीते वो सब तो हो गया, लेकिन जो बाकी अपने इंडियन लोगों के लिए इन्होंने पेट्रियाटिज्म, देश के लिए अब कुछ करना है तो करना है, मतलब इंडिपेंडेंस लेना है तो लेना है, इस टाइप की फीलिंग छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे एंड करते हैं आपका फॉरवर्ड ब्लॉक और आईएनए का चैप्टर। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल ऑफ बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।